है गाइस, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे यूरोप महाद्वीप के यहाँ पे बारे में हम पढ़ रहे थे। भाग 2 देखने वाले हैं। यहाँ पे भाग 1 आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया है और डिटेल में यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया हुआ है विश्व के महाद्वीप। तो अगर सुपर टेट की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप डेली बेसिस पे क्लासेस लिया करिए, क्योंकि यहाँ पे मैं कंप्लीट आप लोगों का कोर्स कराऊंगा, वो भी डिटेल में, और ऐसा कराऊंगा कि आप लोग वीडियो देखते देखते ही सारी चीज़ें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो डेली बेसिस पे अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली बेसिस पे आप लोगों की क्लासेस फ्री चलती रहेंगी। और अगर वीडियो आप लोग देखने के बाद आप लोगों को लगे कि आप वीडियो अच्छी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर आपको मैंने पहले ही बता दिया, भाग 2 है हमारा आज का। इसमें हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप की प्रमुख यहाँ पे जो खाड़ियाँ हैं उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं यहाँ पे जो महाद्वीप का, यहाँ पे यूरोप महाद्वीप का नक्शा है, मानचित्र है, उसको देख लेते हैं। ये है आपका। और ख़ास बात ये होती है कि मैं सारे यहाँ पे जो मानचित्र है वो हाथ के द्वारा ड्रॉ करता हूँ, तो ध्यान से देखा करिए, आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। और सारी चीज़ें यहाँ पर मैं हाथ से यहाँ पर ड्रॉ करने से फ़ायदा ये होता है कि एक एक चीज़ मैं यहाँ पर अपने अनुसार लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर राइट साइड से यानी कि पश्चिम की तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे फ्रांस देश है आपका, और यहाँ पे स्पेन है। आपको पता है यहाँ पे स्पेन है और यहाँ पे फ्रांस है, यहीं पे आपका ये पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल से यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर यहाँ पे पूछता है कि फ्रांस और स्पेन के बीच में जो ये खाड़ी दिख रही है, ये कौन सी खाड़ी है, तो ये बिस्के की खाड़ी है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही मैं आप लोगों को बताऊँगा, तो ध्यान से पढ़ा करिए। जो भी चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा है वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए लिखा हुआ है। बिस्के की खाड़ी यहाँ पे है। पूछ सकता है आपसे कि किस देश के बीच में है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में है। अब ऊपर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पे कई खाड़ियाँ हैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पता है कि ये स्वीडन है पूरा, और ये है आपका फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये एक खाड़ी है, ये वाला। इस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे एक खाड़ी यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा, ये है आपका फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड के बगल में है, तो यहाँ पे इसको फिनलैंड की खाड़ी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको छोटा सा हिस्सा दिख रहा होगा, यहाँ पे ये है रीगा की खाड़ी। रीगा की खाड़ी, ठीक है। ये किस किस कंट्री के बीच में है, तो ये आपका एस्टोनिया और लातविया के बीच में है। एस्टोनिया और लातविया के बीच में है। तो ये याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें मैं लिख के भी आपको कंटेंट दे दूंगा, बस यहाँ पे मानचित्र में एक बार दिखा दे रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को याद रहे। अगर मानचित्र आप कभी देखते भी हैं तो आपको याद आ जाए, हाँ यहाँ पे ये चीज़ है। कौन कौन सी चीज़ें हमने पढ़ी? बिस्के की खाड़ी, ये। इसके बाद ऊपर हमने बोथनिया की खाड़ी पढ़ी है, जो ये वाला पूरा हिस्सा है। उसके बाद ये फिनलैंड की खाड़ी है, और ये वाला हिस्सा जो है वो रीगा की खाड़ी है। अब इसके बाद इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। बिस्के की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पे देश जरूर पूछता है अगर आपसे कि बिस्के की खाड़ी कौन से देशों से घिरा हुआ है, या फिर पूछ लेगा कि स्पेन और फ्रांस के बीच में कौन सी खाड़ी है, तो दोनों तरफ से ये इंपॉर्टेंट होता है। तो बिस्के की खाड़ी है, स्पेन और फ्रांस के बीच में है। बोथनिया की खाड़ी आपको मैंने बता दिया, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। उसके बाद फिनलैंड की खाड़ी कहाँ पे है? फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में है। और रीगा की खाड़ी एस्टोनिया और लातविया के बीच में है। ये चारों हो गए। खाड़ियों के बारे में अच्छे से देख लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्यूचर में रिवाइज करने में आसानी होगी आप लोगों को। खाड़ियों के बारे में पढ़ लिए। अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रमुख यहाँ पे जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं यूरोप महाद्वीप में, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी हैं। फिर से हम चलते हैं मानचित्र की तरफ। ये मानचित्र आपका पूरा का पूरा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले यूरोप के यहाँ पे जो रसिया में जो हिस्सा है, यूराल पर्वत, इसको पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये अलग सा है। इसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यूराल पर्वत श्रेणी है जो कि किस देश में है? रूस में है। वो भी रूस के किस हिस्से में ज़्यादा इसका हिस्सा है? यूरोप के साइड, यूरोप वाले में ज़्यादा हिस्सा है। इसका कुछ हिस्सा एशिया में भी पड़ता है, इसीलिए यूराल पर्वत को यहाँ पे जो बॉर्डर है डिसाइड करता है यूरोप और एशिया का, वो डिसाइड करता है यूराल पर्वत। उसके बाद नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे माउंट एल्ब्रुस है। माउंट एल्ब्रुस है ये पर्वत श्रेणी, जो ये वाली है पूरी, ये माउंट एल्ब्रुस है। ठीक है। ये भी आपका हिस्सा जो इसका पड़ता है, माउंट एल्ब्रुस जो है यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा हिस्सा है माउंट एल्ब्रुस। काक्सस पर्वत श्रेणी, ये पूरा जो है काक्सस पर्वत श्रेणी। और ये जो इसमें सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है, ये वाली, थोड़ा जूम कर देता हूँ आप लोगों को देखने में आसानी होगी। ये वाला जो पर्वत श्रृंखला है माउंट एल्ब्रुस काक्सस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, वो हिस्सा पड़ता है रूस में। ठीक।
अब आते हैं हम अपने पश्चिम की तरफ, जो ढेर सारे यहाँ पे पर्वत श्रृंखला हैं उनको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखेंगे आप तो एक पर्वत श्रृंखला यहाँ पे है, ये वाला हिस्सा, जो कि स्पेन और फ्रांस की सीमा को डिसाइड करता है, यानी बॉर्डर क्रिएट करता है। यहाँ पे ज़्यादातर जो पर्वत है अंदर की तरफ, यूरोप के जो अंदरूनी यहाँ पे जो देश हैं सब, इनकी यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करते हैं ज़्यादातर यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है। तो जो ये पर्वत श्रृंखला है इसको कहते हैं हम पिनेरिज पर्वत श्रृंखला। ये आपका फ्रांस और स्पेन की बॉर्डर को डिसाइड करता है, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला। इसके बाद एक पर्वत श्रृंखला आप देखेंगे तो यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला, ये आपका इटली, और ये जो है हिस्सा है, ये वाला पूरा हिस्सा, ये है आपका स्विट्ज़रलैंड का। ध्यान से देखिएगा, स्विट्ज़रलैंड है, तो इटली और स्विट्ज़रलैंड की जो बॉर्डर को क्रिएट करता है वो पर्वत है आल्प्स पर्वत। नेक्स्ट उसके बाद एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगा, ये वाला हिस्सा। तो ये वाला हिस्सा है आपका फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा डिसाइड करता है, इसको कहते हैं हम जूरा पर्वत। नेक्स्ट उसके बाद देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे एक पर्वत श्रृंखला है, ये वाला, ये आपका फ्रांस और जर्मनी की सीमा डिसाइड करता है। इस पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है, यहाँ पे देख लीजिए, मैंने ऊपर लिख दिया है, वॉस्जस पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, वॉस्जस पर्वत श्रृंखला फ्रांस और जर्मनी की सीमा को डिसाइड करता है। उसके बाद एक पर्वत श्रृंखला है आपका जर्मनी के बीचों बीच है, ये वाला हिस्सा जर्मनी के बीचों बीच है, इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट, केक नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत का नाम है। आप लोग केक मत समझिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे समझते हैं जो केक के बारे में पता ही होता है उनको, ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जो कि आपका पूर्ण रूप से जर्मनी में है। एक एक चीज़ यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएँ थी, पिनेरिज पर्वत श्रृंखला, फ्रांस स्पेन बॉर्डर, आल्प्स पर्वत यहाँ पे इटली और स्विट्ज़रलैंड, उसके बाद जूरा पर्वत स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस, वॉस्जस पर्वत फ्रांस और जर्मनी, ब्लैक फॉरेस्ट पूर्ण रूप से जर्मनी में, यूराल पर्वत श्रृंखला रूस में है और एशिया और यूरोप की बॉर्डर क्रिएट करता है ये, और काक्सस पर्वत श्रृंखला, ये आपका माउंट, इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एल्ब्रूस है जो कि रूस में है। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, इसको हम पॉइंट वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। पिनेरिज पर्वत श्रृंखला स्पेन तथा फ्रांस की सीमा को डिसाइड करता है। जूरा पर्वत आपको मैंने बताया कि फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड। आल्प्स पर्वत सर्वाधिक विस्तार जो इसका है वो स्विट्ज़रलैंड में है और इटली और फ्रांस की सीमा डिसाइड करता है। और सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट ब्लांक है। जो आल्प्स पर्वत है इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट ब्लांक। और यहाँ पे एक बात और बता दूं, अभी मैं बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, एक चीज़ छूट गया था। वॉस्जस पर्वत श्रृंखला जो है वो जर्मनी और फ्रांस की भी सीमा डिसाइड करता है। ब्लैक फॉरेस्ट पूर्ण रूप से जर्मनी में स्थित है। और काक्सस पर्वत से, जो मैंने आपको बताया कि अभी मैं भूल गया था, काक्सस पर्वत श्रृंखला है, उसमें एक माउंट एल्ब्रूस है जो मैंने बताया पूर्ण रूप से आपका रूस में है। वो यूरोप की सबसे ऊंची श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला। 5600 मीटर के आसपास इसकी हाइट है। इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है इसकी हाइट क्योंकि हाइट कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है एग्जैक्ट हाइट। तो 5607 के आसपास इसकी हाइट है। उसके बाद यूराल पर्वत के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि यूरोप और एशिया का यहाँ पे सीमा डिसाइड करता है। तो ये हो गया पूरा का पूरा पर्वत श्रृंखला से रिलेटेड चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे प्रमुख नदियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैंने मानचित्र बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए कंटेंट बनाने में। यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं, फिर से हम चलते हैं पश्चिम दिशा में। आपको पता है यहाँ पे एक नदी, ये आपका ब्रिटेन का हिस्सा है, इसमें एक नदी यहाँ पे इसको है, इसका नाम है थेम्स नदी। ब्रिटेन में थेम्स नदी है, लंदन इसके किनारे पे बसा है। अभी मैं सारे पॉइंट दिखा दूंगा आप लोगों को, कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इसके बाद यहाँ पे है राइन नदी, यहाँ पे जाती है इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ये है सबसे लंबी नदी यूरोप की, डेन्यूब नदी। नेक्स्ट एक बार यहाँ पे एक है नदी सीन नदी। उसके बाद एक नदी आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ पे जाती है, इसको मैंने इस तरफ बना दिया नाम लिखने के लिए, लेकिन ये नदी यहाँ से यहाँ पे बहती है, पो नदी कहते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे काला सागर, आपको पता है काला सागर में डेन्यूब नदी गिरती है जाके। उसके बाद यहाँ पे एक नदी है, ये जाती है ये इस तरीके से, वोल्गा नदी। और यहाँ पे यूराल नदी है, यूराल पर्वत से निकल के आती है, ये भी कैस्पियन सागर में गिरती है जाके। एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी नदियों के बारे में। अब इसके पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि नदियों से पॉइंट यहाँ पे बताना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे। मैंने शायद ये डेन्यूब बता दिया था आप लोगों को, लेकिन वोल्गा नदी है, यहाँ पे याद रखिएगा। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है, डेन्यूब नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद जो
वाल्दाई पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाके गिरती है। डेन्यूब नदी यूरोप के 10 देशों से, इसीलिए कन्फ्यूजन हो गया था कि यूरोप के सबसे ज़्यादा देशों से गुजरती है डेन्यूब नदी, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा देशों से गुजरने वाली नदी है, याद रखिएगा ये चीज़। डेन्यूब नदी यूरोप के 5 देशों से, ये 10 देशों से तो गुजरती है, लेकिन उनमें से 5 देशों से, ऐसे देशों से गुजरती है जिसकी वो राजधानियों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे 5 देशों के नाम देख लेते हैं, किन किन देशों से गुजरती है वो 5 देश जिसकी राजधानियों से गुजरती है। तो ये है यूगोस्लाविया, स्लोवाकिया, रोमानिया, हंगरी और ऑस्ट्रिया। इनकी राजधानी किन किन जगहों से ये गुजरती है डेन्यूब नदी? तो बेलग्रेड से गुजरती है, ब्राटिस्लावा से गुजरती है, बुचारेस्ट से गुजरती है, बुडापेस्ट से गुजरती है, और ऑस्ट्रिया की राजधानी तो आपको पता है वियना है। तो यहाँ पे 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है और टोटल 10 देशों से गुजरती है ये। इसके बाद इंपॉर्टेंट जो है वो राइन नदी है। राइन नदी के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। राइन नदी आल्प्स पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। उसके बाद जो रूहर प्रदेश यहाँ पे कहा जाता है इसको, राइन नदी जहाँ से गुजरती है, क्योंकि यहाँ पे जो कोयले की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इस जगह पे कोयला बहुत ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे यूरोप का औद्योगिक हृदय भी कहा जाता है यहाँ पे राइन नदी को, रूहर प्रदेश को। और यहाँ पे राइन नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है, क्योंकि कोयले का जो आयात निर्यात करते, कोयले का निर्यात करते थे राइन नदी से ही करते थे, इसलिए इसको कोयला नदी भी कहा जाता है। और सबसे जो राइन नदी का जो अपवाह तंत्र है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग है। यूरोप का सबसे ज़्यादा व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग राइन नदी है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे कुछ पॉइंट और बस बना है, इससे नदियों से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी है। बर्लिन शहर जो कि आपको पता है जर्मनी की राजधानी है, स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है, जो राइन नदी की एक सहायक नदी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सबको पता है कि राइन नदी जर्मनी से होकर गुजरती है, तो अगर पूछता है कि बर्लिन किस शहर किस नदी के किनारे, तो सब लोग गलती से राइन नदी बोल देते हैं, लेकिन राइन नदी की एक सहायक नदी है स्प्री नदी, उसके किनारे पर बर्लिन शहर बसा हुआ है। थेम्स के बारे में मैंने बता ही दिया। थेम्स नदी ब्रिटेन की गंगा कही जाती है, ब्रिटेन की गंगा कही जाने वाली नदी थेम्स है, और लंदन शहर इसके किनारे बसा हुआ है। अब पूछता है आपसे कि इटली की गंगा किसको कहते हैं, तो पो नदी को कहते हैं। पो नदी इटली की गंगा कही जाती है। टाइगर नदी के किनारे बसा हुआ है रोम शहर आपका, ठीक है। टाइबर नदी के किनारे, टाइबर है टाइगर नहीं है, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है। और सीन नदी के किनारे पे पेरिस शहर बसा हुआ है। सीन नदी के किनारे पे पेरिस शहर बसा हुआ है, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा हुआ है, थेम्स नदी के किनारे लंदन बसा हुआ है। थेम्स नदी को ब्रिटेन की गंगा कही जाती है, पो नदी इटली की गंगा कही जाती है, और बर्लिन शहर स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा, आप लोगों को याद जरूर हुआ होगा कुछ ना कुछ यहाँ पे, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। और अगर डेली बेसिस पे आप लोग कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट्स की डिटेल में, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ने के लिए छोटा सा काम करना है, बिल्कुल फ्री है, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।